अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मलाइजेशन का। क्या है डेटाबेस के अंदर जो हम नॉर्मलाइजेशन जो करते हैं, अब ये होता क्या है। एट द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल एबल टू व्हाट इज प्रॉब्लम विदाउट नॉर्मलाइजेशन, हाउ नॉर्मलाइजेशन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। कैसे देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या है? अ टेक्निक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स टू मिनिमाइज डाटा रिडंडेंसी, यानी कि जो मल्टीपल टेबल आपस में रिलेट हुए हैं उनके दरमियान डाटा रिडंडेंसी कम करना, यानी कि डाटा रेपिटेशन कम करना। सही है, मिनिमाइज करना, ख़त्म करना। What is data redundancy and why should we reduce it? Data redundancy is nothing but repetition of similar data at multiple places. क्या है data redundancy? कुछ भी नहीं है but multiple places पे आपका same data repeat हो रहा हो। So the repetition of data increases size of database. इससे क्या होगा? आपके database का size बढ़ जाएगा। जब एक ही तरीके का डाटा बार बार रिपीट हो रहा है उससे क्या होगा? आपके database का size increase हो जाएगा। And we want to reduce it, और हमें उसको कम करना है। इट लीड अदर इश्यूज, ये एक और इश्यूज और आएंगे इसको कम करने में। क्या क्या इशू होंगे? इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली और अपडेटिंग एनोमली। यानी कि कुछ चीज़ इंसर्ट कर रहे होंगे तब इश्यूज आएंगे, कोई चीज़ डिलीट करते हुए इशू आएंगे, या फिर कोई चीज़ अपडेट करते हुए इश्यूज आएंगे। कैसे देख लेते हैं। अब देखें, ये क्या है, मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट्स का। ठीक है, इसमें क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसका नेम है, उसका ब्रांच, कौन सी ब्रांच है, उस ब्रांच का हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है, एचओडी कौन है, और उस ब्रांच का ऑफिस टेलीफोन नंबर क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं तो देखें, ये तीन कॉलम की वैल्यूज मेरे पास रिपीट हो रही हैं, सेम वैल्यूज। यानी कि नेम क्या है, अकॉन, बी कॉन, सी कॉन और डी कॉन, ये चारों स्टूडेंट एक ही ब्रांच में पढ़ते हैं और उस ब्रांच का एक ही एचओडी है और उसका एक ही टेलीफोन नंबर है। तो ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ हर रो के अंदर? डेटाबेस मेरा इंक्रीज हो रहा है, सेम डाटा मेरा मल्टीपल प्लेसेस पे आ रहा है। तो ये मैं खत्म कैसे करूंगा? डिलीशन एनोमली। तो ये क्या है? इंसर्शन एनोमली था। ठीक है, यानी कि जब भी मैं इंसर्ट कर रहा हूँ वैल्यूज, मुझे ये तीन वैल्यू हर लाइन में लिखनी पड़ रही हैं और ये तीन वैल्यू बिल्कुल सेम है। सही है। तो अब आ जाए नेक्स्ट पे, डिलीशन एनोमली। ये क्या है? हेयर यू विल सी व्हेन टू डिफरेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंड ब्रांच इंफॉर्मेशन, if we start to delete student information, branch information is also deleted। अगर मैं किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिलीट करता हूँ तो ब्रांच इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी। सही है। हेयर ब्रांच इंफॉर्मेशन डिलीटेड अलॉन्ग स्टूडेंट डाटा, उसमें क्या है, स्टूडेंट का डाटा है सारा का सारा। तो इससे क्या होगा, मेरा एनोमली क्या आएगी मेरे पास? लॉस ऑफ रिलेटेड डाटा सेट व्हेन सम अदर डाटा सेट इज डिलीटेड। मेरे पास जो है स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा पीछे का। सही है, कि मेरा स्टूडेंट कभी एग्जिस्ट करता भी था या फिर नहीं करता। और अपडेटिंग एनोमली क्या आएगी? हेयर इफ वी वांट टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन, लेट से एचओडी, फर्ज करें मुझे अगर एचओडी नेम चेंज करना होगा, तो देखिए जहां जहां सीएसी ब्रांच होगी वहां वहां क्या लिखा हुआ है, मिस्टर वाई। यहाँ भी सीएसी ब्रांच, यहाँ भी मिस्टर वाई। तो हर एक जगह मुझे वो वैल्यू चेंज करनी होगी। क्यों ना मैं ऐसा बनाता कि एक जगह चेंज करता। सही है, सिर्फ मुझे एक ही बार चेंज करना पड़ता, ना कि हर एक लाइन में। अभी देखें मुझे तीन रिकॉर्ड चेंज करने पड़ रहे हैं। अब फर्स्ट करें, अगर मेरे पास 1000 स्टूडेंट होते उस ब्रांच के, तो मैं 1000 जगह पे जाके एचओडी का नाम चेंज करता। अपडेटिंग एनोमली आ गया। समझ गए सिचुएशन, मसला क्या है। अब और आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसको नॉर्मलाइज कैसे किया? हाउ नॉर्मलाइजेशन विल सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। नॉर्मलाइजेशन ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकता है? मेरे पास एक टेबल था, किस नाम से? स्टूडेंट्स टेबल के नाम से। सही है। तो मैंने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया दो टेबल में। कैसे? एक बन गया स्टूडेंट टेबल और एक क्या है मेरा, ब्रांच टेबल। एक में है मेरे पास स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन और एक में क्या है मेरे पास, ब्रांच की इंफॉर्मेशन। देखते हैं ये कैसे। देखें, मेरे पास ये क्या था, पुराना टेबल था। नया टेबल क्या बना, स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या क्या कॉलम आ गए, रोल नंबर, नेम और ब्रांच। सही है। और एक और टेबल बने मेरे पास ब्रांच के नाम से, इसके अंदर तीन कॉलम आ गए, ब्रांच नेम, एचओडी नेम और उसका टेलीफोन नंबर। अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई इससे? यहाँ देखें, यहाँ समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगी आपको। अब देखें, मेरे पास चार स्टूडेंट थे, अकॉन, बी कॉन, सी कॉन और डी कॉन। वो चारों सेम ब्रांच में थे, सी ए सी, सी ए सी, सी ए सी, सी ए सी।
अब मैंने एक ही बनाया टेबल ब्रांच टेबल के नाम से, यहाँ पे उस ब्रांच की इंफॉर्मेशन आ गई टोटल जितनी भी होगी, भले 4 कॉलम हो भले 40 कॉलम हो, वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे इस यहाँ पे आ गई। दूसरे टेबल के अंदर क्या आ गई, उस ब्रांच का नाम आ गया, उसका एचओडी नेम आ गया और उसका टेलीफोन नंबर आ गया। क्लियर है? पहले क्या कर रहा था मैं, हर एक लाइन में लिख रहा था, जाके दिखाता हूँ आपको। हर लाइन में लिख रहा था मैं सीएससी नेम, एचओडी नेम और टेलीफोन नंबर। अब क्या हुआ, मैंने एक ही लाइन में लिखा बस, और सीएससी को मैंने यहाँ से रिलेट करा दिया। एज अ फॉरेन की रेफरेंस भी आप इसको कह सकते हैं। तो आपने देखा मेरा जो है नॉर्मलाइज किस तरीके से हो गया टेबल। अब फर्ज करें अगर मेरे पास 1000 स्टूडेंट होंगे तो मैं सिर्फ उन 1000 के आगे सिर्फ सीएससी लिखूंगा, ब्रांच नेम में क्या लिखूंगा, सीएससी। बाकी उस ब्रांच की इंफॉर्मेशन सारी मेरी इस ब्रांच टेबल से उठ के आ जाएगी इजीली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या है, लेस रिडेंडेंसी। नाउ यू कैन सी हाउ नॉर्मलाइजेशन रिड्यूस रिडेंडेंसी ऑफ डेटा by just dividing table and relate data with logical independent. In our case branch name is logically dependent on both table. इससे हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इंसर्शन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, डिलीशन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मॉडिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सही है? अब टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, 3 टाइप्स की मेरे पास नॉर्मलाइजेशन होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जिसको हम फर्स्ट एनएफ भी कहते हैं, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड एनएफ, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड एनएफ। अच्छा, ये टोटल तकरीबन कहीं लिखी होती हैं 7 टाइप्स होती हैं, कहीं होती हैं 6 टाइप्स। तो अक्सर औकात आपका डेटाबेस थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे जाके नॉर्मलाइज हो जाता है। ठीक है, इतने आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है भाई, एवरी टेबल इन योर डेटाबेस शुड एटलीस्ट फॉलो द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। जो भी डेटाबेस का टेबल है वो सारे कम से कम किसको फॉलो कर रहे हो, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को फॉलो कर रहे हो। अब इसके रूल क्या हैं, देयर आर 4 बेसिक रूल, 4 बेसिक रूल हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के। क्या क्या? ईच कॉलम शुड कंटेन एटॉमिक वैल्यू, हर कॉलम में क्या आएगी, एटॉमिक वैल्यू आएगी, यानी कि सिंगल वैल्यू आएगी। सही है? अब नेम देखें, ये एटॉमिक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, लेकिन स्कोर्स क्या है, 2 आ रहे हैं, ये एटॉमिक वैल्यू नहीं है। और एड्रेस क्या है, ये भी एटॉमिक वैल्यू है। तो यहाँ पे आपकी वायलेशन आ रहा है। सही है? यहाँ पे आपका ये रूल वायलेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डबल वैल्यू आ रही है। ये पहला रूल है फर्स्ट एनएफ का कि हर कॉलम में क्या आएगी, एटॉमिक वैल्यू आएगी। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या है, अ कॉलम शुड कंटेन वैल्यूज डेट आर ऑफ सेम टाइप, यानी कि कॉलम के अंदर सेम टाइप ऑफ वैल्यूज आएंगी। अगर फर्ज करें यहाँ पे डेट लिख रहे हैं तो इसकी अगर 1000 रॉज हैं तो हर रॉ में डेट टाइम का ही डाटा आएगा, ना कि इसमें नाम आएगा और ना एज आएगी। सही है? ये इसका रूल नंबर 2 क्या कहता है कि कॉलम में सेम टाइप ऑफ डाटा आएगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है, ईच कॉलम शुड हैव अ यूनिक नेम, हर कॉलम का क्या हो, यूनिक नेम हो। सही है? सेम नेम लीड टू कंफ्यूजन एट टाइम ऑफ डाटा रिट्रीवल। सेम नेम क्या होगा, मेरा कंफ्यूजन पैदा करेगा जब मैं डाटा रिट्रीव करा रहा हूँ। और इसका रूल नंबर 4 क्या कहता है, ऑर्डर इन विच डाटा इज सेव डजंट मैटर, यानी कि आप जो ऑर्डर सेव कर रहे हैं वो, यानी कि जो डाटा सेव कर रहे हैं आप उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी कि आप इस ऑर्डर में ही सिर्फ डाटा एंटर कर सकते हैं। सही है? अब देखें, रोल नंबर पहले 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, यानी कि मेरा ऑर्डर वाइज डाटा नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये रूल नंबर 4 है। क्लियर है? चारों रूल्स क्लियर हो गए इसके। अब एग्जाम्पल क्या है फर्स्ट एनएफ की, देखें ये आपका टेबल है स्टूडेंट्स का, इसके अंदर क्या है, रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है और उनका सब्जेक्ट नेम है। यहाँ पे देखें ये वायोलेशन है फर्स्ट एनएफ की। कैसे? क्योंकि फर्स्ट एनएफ के अंदर एटॉमिक वैल्यूज आती हैं और ये मेरे पास एटॉमिक वैल्यू नहीं है। सही है? सब्जेक्ट 2 लिखे हुए यहाँ पे शो हो रहा है प्रॉपर आपको। इसको सॉल्व कैसे करा, आपने क्या किया, हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग लाइन में लिख दिया, यानी कि अकाउंट स्टूडेंट जो है वो ओएस में भी इनरोल्ड है, ओएस भी पढ़ रहा है सब्जेक्ट, और अकाउंट स्टूडेंट मेरा सीएन सब्जेक्ट भी पढ़ रहा है। इसी तरीके से बी कॉन मेरा सी लैंग्वेज भी पढ़ रहा है और बी कॉन मेरा सी प्लस प्लस भी पढ़ रहा है। ठीक है? फर्स्ट एनएफ की वायलेशन क्लियर हो गई और यहाँ पे कोई वायलेशन नहीं आ रही, यानी कि कॉलम नेम भी डिफरेंट है, हर वैल्यू में एटॉमिक वैल्यू है और हर कॉलम में सेम टाइप का डाटा है। यहाँ पे इंटीजर टाइप का है, यहाँ पे सबके नेम है और यहाँ पे सबके सब्जेक्ट नेम्स है।
ये फर्स्ट NF क्लियर हो गया। अब देखें 2NF सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है मेरे पास, फॉर अ टेबल टू बी इन दिस 2NF इट शुड बी इन फर्स्ट NF, यानी कि वो सेकेंड NF क्या है, सारे के सारा डेटा आपका फर्स्ट NF से गुजरता हुआ आए, यानी कि फर्स्ट NF में यूज हो रहा हो जो सेकेंड NF में यूज हो रहा है, ठीक है। एंड इट शुड नॉट हैव एनी पार्शियल डिपेंडेंसी, और इसमें क्या हो, पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो। अब ये पार्शियल डिपेंडेंसी क्या चीज है, here one NF is okay, but what is partial dependency? Let's take an example so we can understand properly. Partial dependency क्या है, to understand partial dependency first we need to understand what is dependency। पहले हमें पता हो कि dependency क्या चीज है। What is primary key? Primary key क्या होती है, it is nothing but a column or a time a group of column to uniquely identify each raw in the table। प्राइमरी की क्या होती है, जिससे जो है मेरी पूरी रॉ यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। यानी कि फर्ज करें मुझे अगर स्टूडेंट का नाम चाहिए, मैं जस्ट उस, अगर मुझे किसी स्टूडेंट की पूरी डिटेल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जस्ट उसका एनरोलमेंट नंबर लिखूंगा जो इसकी आईडी होगी 101, सही है। उससे क्या होगा, मुझे उसका पूरा का पूरा डाटा आ जाएगा, सही है। यानी कि पूरा डाटा किस चीज पे डिपेंड करता है, उसकी प्राइमरी की पे, इस चीज को। सो ऑल इंफॉर्मेशन वी कैन गेट बाय यूजिंग प्राइमरी की, सही है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंसी और फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि पूरा का पूरा डाटा प्राइमरी की के थ्रू गेट करना, ये चीज क्या कहलाता है, मेरा डिपेंडेंसी या फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाता है। अच्छा, ये जो है इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई थी पार्शियल डिपेंडेंसी की, सही है। अब ये क्या है, मेरा टेबल है, इसमें क्या क्या कॉलम है, एट्रीब्यूट्स हैं क्या क्या है, एसटीडी आईडी है, एसटीडी नेम, ब्रांच नेम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर। तो ये सारी डिटेल किस पे डिपेंड है, स्टूडेंट की आईडी पे, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट की आईडी से जो है मुझे उसका नेम भी मिल जाएगा, ब्रांच नेम भी, एड्रेस भी और उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी। For a simple table like student, a single column which is std can uniquely identify the complete row or all the other column in the row। वही बात लिखी हुई है, but this is not true all the time। Now let's extend our example to see if two or more column together can act as a primary key। अपनी जो एग्जाम्पल को और एक्सटेंड करते हैं कि मैं जो है दो या एक से ज्यादा कॉलम को जो है एज अ प्राइमरी की यूज कर सकता हूँ, और कैसे करूंगा तो if you want to find marks of particular student and for which subject and who taught that subject, आपको जो है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के जो है मार्क्स फाइंड करने हैं, ठीक है। और आपने जो ये भी देखना है कि उस टीचर का सब्जेक्ट कौन है, उस सब्जेक्ट का टीचर कौन है। सो वी कैन क्रिएट सब्जेक्ट टेबल। तो हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट टेबल बना दिया हमने, मार्क्स टेबल, सब्जेक्ट टेबल एंड मार्क्स टेबल हैव इट्स ओन प्राइमरी की, ठीक है। एक टेबल आ गया मेरा मार्क्स का और एक आ गया मेरा सब्जेक्ट का। इन दोनों में क्या है, अपनी प्राइमरी की है, मार्क्स आईडी ये प्राइमरी की है और सब्जेक्ट आईडी एक ये प्राइमरी की है, सही है। हियर मार्क्स टेबल इज, ये अब दोनों टेबल्स आपके सामने हैं। तो अगर मुझे किसी के मार्क्स मालूम करना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, उसकी स्टूडेंट आईडी और उसकी मार्क्स आईडी लिखूंगा, सही है। इससे क्या होगा, मुझे उसके टोटल मार्क्स पता चल जाएंगे। इसी तरीके से ये क्या है, सब्जेक्ट आईडी के कौन सा सब्जेक्ट कौन सा जो है कौन सी आईडी का कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है, यानी कि जो है नेटवर्किंग जो है मेरा, इसकी सब्जेक्ट आईडी क्या है, ठीक है। या फिर SQL 523 जो है इसका सब्जेक्ट नेम क्या है, तो मुझे इसकी आईडी से क्या होगा, उसका सब्जेक्ट नेम पता चल जाएगा। वापस जो है अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे क्या इशू है मेरे पास, देखें अगर मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट आईडी जिसकी 101 है उसकी जो है मेरे पास मार्क्स ले आओ, तो यहाँ पे डेटाबेस मेरा कंफ्यूज होगा कि उसके मार्क्स जो हैं 87 भी हैं और जिसकी आईडी 101 है उसके मार्क्स 93 भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा डेटाबेस कंफ्यूज होगा। और इसी तरीके से मैं अगर कहूँ कि सब्जेक्ट आईडी जिसकी CS201 है उसके मार्क्स लेके आ जाओ, तो यहाँ भी देखें एक तो सब्जेक्ट आईडी इसकी है और एक सब्जेक्ट आईडी इसकी है CS201, ठीक है। तो वो यहाँ पे भी कंफ्यूज होगा कि वो किस वाले के मार्क्स लेके आए, सही है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो टीचर का टेबल जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, पूरा का पूरा मार्क्स आईडी या स्टूडेंट आईडी पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, किसी दो कॉलम्स को जो है मैं एज अ कंपोजिट की बना दूंगा।
ये क्या है, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी है जो मैंने अभी समझाई है। नाउ लुक एट टेबल अगेन, सी टीचर डिपेंड ओनली ऑन सब्जेक्ट नेम। टीचर किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट नेम पे, ठीक है। सब्जेक्ट आईडी, टीचर नेम मिस्टर दीन, सब्जेक्ट आईडी ये, टीचर क्या है सर अली। सो टीचर कॉलम ओनली डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट एंड नॉट ऑन स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। ये कहलाती है आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी, सही है। अब हाउ टू रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी, इसको रिमूव किस तरीके से किया जाए। मैनी डिफरेंट सोल्यूशन टू रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। हियर वी रिमूव टीचर नेम फ्रॉम मार्क्स टेबल। हमने क्या किया, टीचर नेम को कहाँ डाल दिया, मार्क्स टेबल के अंदर डाल दिया। इस कॉलम को कहाँ करा दिया हमने। एक सॉल्यूशन इसका ये भी है कि आपने जो है इस कॉलम को मार्क्स टेबल के कॉलम में ऐड करा दिया, ठीक है। सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट नेम, और ये इस सब्जेक्ट का टीचर है, क्लियर है। One of the way to move teacher name into subject table and fits appropriately along with the subject name, or you can also create another complete table for teachers। और आप जो है इसका दूसरा हल क्या है, वो ये है, टेबल इंटू NF, यानी कि मार्क्स आईडी आपने इन दोनों कॉलम्स को मिला के क्या किया, एज अ कंपोजिट की बना दी, STD आईडी को और सब्जेक्ट आईडी को, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 2NF हो गया। अब इसके बाद क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है हमारा, फॉर अ टेबल इन 3NF इट शुड बी इन सेकंड NF, यानी कि वो जो है सेकंड NF में भी हो। इट शुड नॉट हैव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, उसमें जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। हमने क्या क्या देखा अभी, पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है, और हमने फुली फंक्शन डिपेंडेंसी देखा, लेकिन ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है, इसको देख लेते हैं आगे। इट इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज इन सेम टेबल। ये क्या होता है, मेरा इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, बिटवीन वैल्यूज एक ही टेबल के अंदर वैल्यूज के दरमियान। यानी कि फर्ज करें x डिपेंड करता है y पे, ठीक है, और y डिपेंड करता है किस पे, z पे। तो x क्या हुआ, मेरा इनडायरेक्टली z से बिलोंग करता होगा, सही है। इसकी अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं, अच्छा इसकी दो एग्जाम्पल हैं, एक ये है और एक ये है। ये क्या है, कंपनी नेम CEO और सैलरी, ABC मिस्टर जॉन, और इनकी ये सैलरी है। अच्छा इस एग्जाम्पल में क्या है, कंपनी नेम है ABC, इसका CEO कौन है, मिस्टर जॉन, और इनकी सैलरी क्या है, ये। अब यानी कि फर्ज करें मुझे अगर इस कंपनी के CEO की सैलरी फाइंड करनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, पहले इनका मतलब नाम चाहिए होगा, उसके बाद क्या चाहिए होगी, मुझे उनकी सैलरी, सही है। या फिर मुझे देखना होगा कि ये सैलरी किस कंपनी के CEO की है, तो पहले मैं यहाँ से इस पे जाऊंगा, फिर मुझे ये मिलेगी। यानी कि मेरा एक नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है, सही है। तो इसका सोल्यूशन क्या किया मैंने, इस टेबल को ब्रेक कर दिया, किसमें, कंपनी नेम CEO, ठीक है, यानी कि ABC कंपनी, इसका CEO ये है, कंपनी नेम JKL, इसका CEO ये है, और मैंने यहाँ पे दे दिया, यानी कि ये CEO हैं, इनकी सैलरी ये है और इनकी एज ये है। अब सही है, यानी कि नेम से मुझे इनकी सैलरी मिल जाएगी, और यहाँ कंपनी नेम से मुझे क्या मिल जाएगा, इनका CEO नेम मिल जाएगा। तो इससे क्या हुआ, मेरे जो है डेटाबेस क्या हुआ, मेरे टेबल्स सारे नॉर्मलाइज हो गए, और यही हमारा आज का टॉपिक था जो कि एंड हुआ। नेक्स्ट में जो है इंशाल्लाह हम कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे।